हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें की उनकी 10 की 10 सीटें आ जाएं, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वो 5 पर ही सिमट गई। इसमें कारण अगर तलाशें तो बहुत से कारण रहे हैं और पार्टी भी इन्हीं कारणों को तलाश रही है। एक सबसे अहम जो कारण मानते हैं लोग वो रहा पूर्वांचल। पूर्वांचल के जो सदस्य हैं यहाँ पर, जो अप्रवासी लोग जो यहाँ पर अब प्रवास करके यहीं के वासी हो गए हैं, उनकी अपनी समस्याएं थी, लेकिन उनकी समस्याएं कितनी हल हो पाई नहीं हो पाई ये तो कार्य विचारने विषय है। लेकिन उनके जो प्रमुख नेता हैं वो भी नहीं आए इस बार वोट मांगने के लिए। हर बार मनोज तिवारी और तमाम तरह के कलाकार आते थे, वोट की अपील करते थे, लोगों को लगता था कि वो अपने हैं तो जाहिर तौर पे उनको बम्पर वोट मिलती थी। फिर भी इन लोगों ने वोट जरूर की, लेकिन वो वोट जिता नहीं सकी। जानते हैं क्या पूर्वांचल के लोगों ने वाकई बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, या उनकी कुछ ऐसी समस्याएं थी जो सरकारें दूर नहीं कर पाई? उन्हीं से हमारे साथ पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष हैं पवन जी। पवन जी, इन हार के पीछे आप भी कारण मानते हैं कि पूर्वांचल के लोगों को इग्नोर किया गया? रमेश जी, मेरी तरफ से पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। देखिए, इस प्रकार जो इस बार के जो 2014 में जो चुनाव हुए थे, उसमें जो चुनाव लड़ा गया था वो एक विषय रखा गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, देश को लेकर बातचीत करी गई थी, विकास के नाम पे बातचीत करी गई थी। तो पूरा पूर्वांचल समाज का हर समाज जो सा इसने सपोर्ट किया था इसमें। उसी प्रकार से फिर 2019 में देखा गया विकास के नाम पर वोट मांगी गई। लेकिन ये जो चुनाव हुए ना भाई साहब, इन चुनाव के अंदर जो सा था कि भाई ऐसा महसूस किया गया पूर्वांचल हरियाणा प्रदेश के अंदर एक, मैं समझता हूँ 12 से 13% है, और यहाँ पर 22 से 23 विधानसभाएँ ऐसी हैं जिन पर हराने और जिताने की जो उनसे पोजीशन पर है। ये इसमें कितने सदस्य होंगे आपके साथ? मेरे हिसाब से यहाँ पर लगभग 40 से 42 लाख लोग रहते हैं हरियाणा प्रदेश में, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, बहादुरगढ़, पंचकुला, अम्बाला, हिसार, ऐसे बहुत जो बिग सिटीज़ हैं जो उनसे वहाँ पर पूर्वांचल के लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी है। और इसमें जो है अपना भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल प्रकोष्ठ बनाया तो जरूर है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या को कंट्रोल करने के लिए हमारा किसी प्रकार का कोई एक नेता नहीं है। अच्छा जी। हाँ, आप तो नेता हैं भाई साहब। नहीं, जैसे कि विधानसभा के अंदर अपना जो सा हमारा कोई विधायक नहीं है, या फिर हमारा जो सा किसी प्रकार का कोई ओएसडी नहीं है। क्योंकि देखिए, आदमी ना वो अपनी बात रखता है जाके, लेकिन वो कह नहीं पाता है, और कह पाता है तो बात को सुना नहीं जाता। मतलब आप ये मानते हैं कि जिस तरह दिल्ली में मनोज तिवारी को अध्यक्ष बनाया गया, एक कहीं ना कहीं एक डाइवर्जन दिखाने के लिए कि भाई इतने लोग रहते हैं तो वहाँ का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसे हरियाणा में आपको लगता है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है? हाँ, मैं इसमें महसूस कर रहा हूँ इस बात को कि भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो अगर पूर्वांचल को अगर साध लिया जाए तो मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ कोई भी सरकार जो से वो हार नहीं सकती। अगर पूर्वांचल को ठीक से अगर मान लो राजनीति के अंदर इसको सम्मान दिया जाए, अधिकार दिया जाए। पर मनोहर लाल ने तमाम घोषणाएं करी, पूर्वांचल के लिए घाट बनाएंगे, ये बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मतलब कुछ नहीं हुआ, दिखा नहीं कुछ नहीं। वो अभी जो सा ना सभी वो कुछ एक के काम हुए हैं कुछ एक जिलों में, लेकिन कुछ एक के काम अभी पेंडिंग है। मुख्य मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मुख्य मांग तो यही है कि भाई अगर मान लो हम लोगों को जो राजनीति यहाँ पर जो इतनी बड़ी तादाद में संख्या में हम लोग हैं, तो हम लोगों को भी अपना राजनीति के अंदर जो सा ना अपना हमारा भी अपना प्रत्याशी होना चाहिए। विधानसभा के अंदर हमारा भी प्रत्याशी होना चाहिए। इसमें प्रभावित क्षेत्र कौन सा मानते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका प्रभाव है? देखिए, हमारे इसके अंदर तो 5 ज़िले जो मेरे पास हैं, वो जितना मेरा प्रवास कर के जो इतना मुझे अपना जो चारों तरफ से जो मुझे डाटा इकट्ठे हुए हैं, उसमें फरीदाबाद है हमारे पास, उसके बाद गुरुग्राम है, पानीपत है, यमुनानगर है, और उसके बाद फिर हमारा बहादुरगढ़ है। आपकी तो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, आप लोग उसमें इन बातों को नहीं रखते? हमारी बैठकों के अंदर हम लोग बात रखते हैं, लेकिन हमारी बातों को पूरा ध्यान से, मुझे लगता है इस बार के जो चुनाव के अंदर भी वही बात हमने रखी। माननीय सुभाष बराला जी के सामने हमने ये बात रखी कि भाई जो है अपना हमारे पूर्वांचल के जो हमारे जो यशस्वी नेता हैं, ये जिनको जो भोजपुरिया भाषा में जो बात करते हैं, जो इस प्रकार के, उन लोगों को भी यहाँ पे चुनाव के अंदर जरूर उतारा जाए, और हर बार उतारा भी जाता है। जिसके आपके सामने हमारे खुद यमुनानगर के अंदर कि जो हमारे जो घनश्याम दास एडवोकेट है। इस बार अगर आप लोगों को अगर इग्नोर किया तो नुकसान नहीं होगा आप लोगों को? मतलब बीजेपी को तो टेक्निकली नुकसान होगा क्योंकि इस बार की चुनावी फाइट तो ज़बरदस्त होने वाली है। हाँ, विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी भी इस समय जो उनसे ना समझ लीजिए कि वो भी जाग चुकी है। पिछले 9 सालों में तो बिल्कुल सुप्त अवस्था होनी थी, लेकिन जो 5 सीटें उनकी आ गई, उनके प्राण फूंक दिए गए। इस बार चुनावी मुकाबला किसके बीच है? बीजेपी कांग्रेस के बीच या क्षेत्रीय दल भी बीच में शामिल है?
देखिए क्षेत्रीय दल की अपनी 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 एक अलग भूमिका है, हम उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर जो उनका कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो कल वो जो बैठक होने वाली है उसमें आप लोग अपनी बात रखेंगे कुछ हद तक? बिल्कुल, मैं लिखित में लेके जा रहा हूँ और मैं अपने यशस्वी गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं और चाणक्य भी हैं हमारे, और हमारे यशस्वी अपना जो इन्होंने जो पूरी राजनीति को बदल के रख दिया, उनको मुझे लगता है कि उनके सामने अगर यदि हम गुहार करें तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पूर्वांचल भी जो एक अहम भूमिका निभाकर अपना जो सा अपना अस्तित्व में। तो आपने सुना, दरअसल समझने की बात यह है कि इस बार के राजनीतिक जो चुनाव थे, जो लोकसभा के चुनाव थे, वो जीत और हार का जो दायरा था वो कहीं 20,000, कहीं 30,000, कहीं 40,000 का भी था। तो ये तो बात इनके में बहुत दम रखती है कि अगर इस समाज को इग्नोर किया गया तो जाहिर तौर पे इसका नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनावी समीकरण में कई बार एक वोट भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे में आपको तमाम वर्गों के लिए, आपको जो बिरादरियों की बातें करते हैं उन बिरादरियों को ये भी सोचना चाहिए, नेताओं को, कि बिरादरियों के साथ जो समाज यहाँ पे रह रहा है, जो आपको वोट पोल करता है, उनके बारे में सोचना ज़रूरी है। और विधानसभा चुनाव में अगर इनको इग्नोर किया तो ये जाहिर तौर पर है नुकसान उठाना पड़ सकता है।